जोरदार तालियां सुरेश खन्ना जी के लिए। कमल कटारिया जी, आप गुलदस्ता देकर स्वागत करें सर का। देखिए, जोश ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। जोरदार तालियां एक बार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। राकेश, ओवर टू यू। शुक्रिया बहुत कमल कटारिया जी, आइए। बहुत सारी पॉलिटिकल बातें हो गई हैं, बहुत सारे गर्मा गर्म सेशन भी हुए हैं, डिबेट भी आपने देखा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहते हुए आखिर में सबसे फायदे की बात, और फायदे की बात बिजनेस की बात होती है। फायदे की बात होती है कि यूपी में बैठे हैं, लखनऊ में बैठे हैं, यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलकर गए कि किस तरीके से यूपी विकसित हो रहा है और भारत के विकसित बनने में कितना बड़ा योगदान होगा। बहुत सारी बातें हुई हैं और इसीलिए लास्ट सेशन है आज का वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, टाइम्स नाउ नवभारत के इस मंच पर। मैं कोई सवाल पूछूं आपसे कि ये टारगेट आप हासिल कैसे करेंगे, भारत की कुल जीडीपी में यूपी का कंट्रीब्यूशन और कितना बढ़ेगा आने वाले समय में। एक पहला सवाल थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल करता हूं आपसे, और सवाल यह है कि राज्य की वित्त व्यवस्था आप मैनेज कर रहे हैं। 8वीं बार अगर मैं ठीक हूं तो आपने बजट पेश कर दिया, यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये आप विधायकों को भी मैनेज करने लगे हैं, क्योंकि आज अखिलेश यादव कहकर गए कि रसगुल्ला था, रसगुल्ले के अंदर कुछ था, पैकेज की बातचीत, और राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का 8वां उम्मीदवार जीत जाए, इसकी बड़ी जिम्मेदारी आपके पास थी। ये सब कुछ कैसे मैनेज हुआ? माइक सर, माइक। अभी इसका जवाब माननीय योगी जी दे के गए। अखिलेश जी को चाहिए कि अपना परिवार संभालें, अपना घर संभालें। जनता ने उनको 5 साल का मौका दिया था, 224 सीटें दी थी, 47 पर सिमट गए। उनकी पॉलिसी, उनका प्रोग्राम, उनका नेतृत्व, सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है। समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, और डूबते हुए जहाज से सबसे पहले वही लोग भागते हैं जो डूब रहे होते हैं। जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आए या जिन्होंने समर्थन दिया, उन्होंने अंतरात्मा के आवाज पर दिया, किसी के कहने पर नहीं दिया। वो स्वयं इस बात के लिए उत्सुक थे कि उनको अपना भविष्य देखना है, आगे का करियर देखना है, और प्रदेश और देश की सेवा करने वाले इस समय चाहते हैं कि वो मोदी जी के साथ जुड़ें, वो योगी जी के नेतृत्व में काम करें, क्योंकि उनको लगता है कि गुड गवर्नेंस और विकास, सुशासन और विकास यही लोग दे सकते हैं, क्योंकि उनका पिछला कार्यकाल देखा है। मोदी जी की 10 साल के कार्यकाल में इतने बड़े पीरियड के बाद भी आज उनके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, और योगी जी ने 5 साल सत्ता चलाने के बाद फिर से जनता का विश्वास हासिल किया। जनता का विश्वास सबसे बड़ा पैमाना है। लोकतंत्र में विश्वसनीयता किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होती। इनका विश्वास बढ़ा है, इनका जनाधार बढ़ा है, इनके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है, और ये चाहते हैं कि ऐसे लोग ही सत्ता में रहें जिनका अपना कोई एजेंडा ना हो, जिनका कोई अपना निजी एजेंडा ना हो। और इन्होंने ये साबित किया, प्रधानमंत्री जी ने भी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी। नहीं, वो तो सब ठीक है, लेकिन बार बार अखिलेश यादव डिनर, रसगुल्ला, इसी की बात कर रहे थे आज जो अपनी कमी को दूसरे पर थोपना, उन्हें खुद
आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, उनको अपने अंदर मंथन करना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। तो अपनी विफलता का जो है वो दूसरे के ऊपर ब्लेम मत करें। ठीक है, अब मैं मुद्दे की बात आपके विभाग पर आता हूं। एक बड़ा टारगेट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब से थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये टारगेट आप लोग हासिल कैसे करेंगे? क्योंकि विपक्ष बार बार, जब जितनी बार आप ये बातचीत करते हैं उतनी बार वो सवाल उठाता है कि ये सब हवा हवाई भाषणबाजी हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, किसी भी प्रदेश की फाइनेंशियल कंडीशन के लिए दो पैमाने सबसे बड़े, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट और सीएजी की रिपोर्ट। यही दोनों ऐसे हैं कि जो एथेंटिक जानकारी भी दे सकते हैं, एथेंटिक जानकारी रखते भी हैं। आप 22-23 की रिपोर्ट सीएजी की देख लें, उन्होंने पॉजिटिव कमेंट किया है कि हमने अपने रिसोर्सेज बढ़ाए। 2016-17 का बजट देख लें और आज का बजट देख लें कि हमने 3,46,000 करोड़ रुपए का था 2016-17 का बजट। 2012 में हमारी स्टेट की जीडीपी क्या थी और आज हमारी जीडीपी कहां पहुंच गई। आज हम लगभग 25 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी पर खड़े, और हर तरह से जो ग्राफ लगातार नीचे की तरफ जा रहा था, अब हम हर तरह से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हमने फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन किया है, हमने फिजूल खर्ची को रोका है। एक ही उदाहरण मैं आपको दूंगा कि कांग्रेस ने 1980 में एक ऐसा नियम बनाया कि जो पूरे, मैं समझता हूं कि न केवल प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए आश्चर्य की बात कि सभी लोग अपनी आमदनी पर इनकम टैक्स तो खुद देते हैं, लेकिन मिनिस्टर्स का इनकम टैक्स सरकार देगी। आपको भी शायद सुनकर ताज्जुब लगा होगा, ये आश्चर्य की बात है। मेरे सामने से जब पहली बार ये फाइल आई, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर बना, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तो मैं तो जिस ऑफिस सुपरिटेंडेंट ने मुझसे कहा, तो मैं तो उसके ऊपर काफी गर्म हुआ इस बात को लेकर, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन उसने जब स्लिप दी कि हमने 86 लाख रुपए इस साल का टैक्स जमा किया, तो मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है। यानी सभी लोग, चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, तो अपना टैक्स खुद देंगे अपनी इनकम पर, और मिनिस्टर्स अपनी इनकम पर टैक्स देगी सरकार। ये जैसे मुझे पता चला, मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की और हमने कहा इसको खत्म करना है, उसको समाप्त किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी इस प्रकार के निर्णय थे, या इस प्रकार से हमारी जहां पर भी हमको लगा कि फिजूल खर्ची है, या मितव्ययता बरतनी चाहिए, या फिर गैर जरूरी खर्चे, हमने सब ट्रेजरी 46 सब ट्रेजरी बंद की। आज उत्तर प्रदेश कोरोना काल में भी जो हमसे बड़े बड़े फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले स्टेट माने जाते थे, उनकी भी इकोनॉमी हिली हुई थी, लेकिन हमारा वेतन भी और पेंशन भी ठीक, हमने टाइमली उसको पेमेंट किया। और आज उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी देख लें, उत्तर प्रदेश की सीएजी की रिपोर्ट देख लें, कोई भी पैमाना अगर आप अपनी तरफ से रखेंगे तो उस पैमाने पर हम खरे उतरते हैं। एक और आप लोगों का पैमाना जिस पर विपक्ष बार बार सवाल उठाता है, वो पैमाना है इन्वेस्टमेंट का। बिजनेस इन्वेस्टर समिट हुआ, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, विपक्ष ये कहता है कि आप सिर्फ एमओयू साइन करते हैं। तो क्या आप कुछ आंकड़ों के हिसाब से विपक्ष को जवाब देंगे इस मंच से कि जितने एमओयू साइन हुए, कितने जमीन पर उतर गए, आगे प्लानिंग क्या है? प्रधानमंत्री जी ने स्वयं यहां पर आकर 10 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, और जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आए हैं वो सबके सामने, वो कोई छुपी हुई चीज नहीं है, कोई ऐसा कोई अंदर किसी गोडाउन में या किसी कमरे में बैठ के कर लिया जाए। आज पब्लिक परसेप्शन क्या है कि उत्तर प्रदेश सबसे सेफ और सिक्योर्ड डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारा नहीं, ये इन्वेस्टर्स का मत है, और इसीलिए लोग बराबर उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहे हैं। अभी आपको जिस प्रकार से नोएडा बना था, उसी प्रकार से हमने बीडा बनाया,
और नोएडा में तो 13,000 हेक्टेयर लैंड थी, हमने 14,000 हेक्टेयर लैंड के ऊपर उसमें बनाने का निर्णय लिया है और उसको लगातार उसमें टाउनशिप भी डेवलप होगी और एक पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल माहौल वहां पर बनेगा। नए बिजनेसेस के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए और साथ ही जो स्टार्टअप्स हैं, इनको बूस्ट करने के लिए आपका मंत्रालय क्या कर रहा है? हमारा मंत्रालय, हम तो हर तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हमने 25 सेक्टर्स में पॉलिसी फ्लोट की है, हर चीज की अलग अलग पॉलिसी फ्लोट की और उसी के आधार के ऊपर हम उनको इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं। यहां तक कि लैंड परचेज में भी इंसेंटिव है और हर तरह का उनको इंसेंटिव है जो भी वो इन्वेस्टमेंट करें। अगर वो जीएसटी का रिइंबर्समेंट चाहते हैं तो वो भी हमारे पास पॉलिसी है। तो इस प्रकार से हमारे पास बहुत ही आकर्षक पॉलिसीज हैं जिसके आधार के ऊपर इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं। एक और चीज, चूंकि बहुत ज्यादा चर्चा, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, करीब 1.25 महीने पहले रामलला अपने महल में विराजे, 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ। एक थ्योरी जिसकी चर्चा बार बार हो रही है, अयोध्या को जिस तरीके से विकसित किया जा रहा है स्पिरिचुअल कैपिटल के तौर पर, उसके आसपास जिस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, इसी तरीके से और काशी मथुरा का विकास, ये आपकी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में, अगर मैं पर्यटकों के पहुंचने, श्रद्धालुओं के पहुंचने, इस हिसाब से अगर मैं आपसे जानकारी लूं कि कितना बड़ा योगदान? देखिए, अभी तक जो हमारी जीडीपी में योगदान रहा है तो लगभग 25-26% कृषि का है और लगभग 42% सर्विस सेक्टर का है। सर्विस सेक्टर का मतलब इसमें टूरिज्म भी आता है, तो उसमें बहुत बड़ा बूस्ट हुआ है। अभी लगभग पिछले वर्षों के टूरिस्टों की गिनती और इस वर्ष की अगर टूरिस्ट की गिनती की जाए तो उसमें जमीन आसमान का फर्क। और अभी तक जो डेस्टिनेशन है, हमारे पास केवल ताजमहल था कि उत्तर प्रदेश में बाहर से जो लोग आते थे वो केवल ताजमहल देखते थे, लेकिन आज वो हिंदुस्तान की सांस्कृतिक राजधानी बनारस जाते हैं तो काशी का दृश्य पूरी तरीके से वो बिल्कुल बदला हुआ लगता है। आज जो प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें बड़े पैमाने पर टूरिस्ट आ रहे हैं और यही स्थिति अयोध्या की है। अयोध्या में तो 22 जनवरी की रात में 50,000 आदमी बहुत भीषण ठंड में जमीन पर सोया है, सड़कों पर, और ये क्रेज लगातार बढ़ रहा है। आज भी लाखों लोग रोज वहां दर्शन करते हैं और जिस प्रकार से वहां पर दान आया है वो तो सारे मीडिया ने और सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी इसको डिस्प्ले किया। अगर मैं अलग अलग सेक्शंस की बात करूं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स डेवलप करने की बातचीत थी, जीआईएस आधारित लैंड बैंक की आप लोगों ने चर्चा की, लॉजिस्टिक हब, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ड्राई पोर्ट्स, रॉ मटेरियल बैंक, इन सब चीजों को लेकर कहां तक तैयारी पहुंची? ये टारगेट्स कब तक अचीव हो जाएंगे? देखिए, जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसके हिसाब से हमको निश्चित रूप से ये टारगेट मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें अभी कैलकुलेट भी नहीं हो पा रही और जिस प्रकार से हम आगे बढ़े हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, उस प्रकार से कोई बड़ी बात नहीं है $1 ट्रिलियन अचीव करना। कब तक? देखिए, मैंने हमेशा इस बात के लिए कहा है कि जो हमारा लक्ष्य है वो 27 तक है, कि 27 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, कोरोना में जो स्टेट्स बाकायदा अपने आप को डेवलप्ड कहते थे, वो स्टेट्स परेशानी में थे, लेकिन हमारी फाइनेंशियल डिसिप्लिन योगी जी के नेतृत्व में लगातार बेहतर हुई है और लोगों का इसीलिए विश्वास बढ़ा। अगर आर्थिक स्थिति ठीक होती है तो सारी स्थिति ठीक। आज हम जो भी हमारा उत्तर प्रदेश के ऊपर हम कर्ज लेते हैं, उसके ऊपर हमारे कर्जे के किस्त और कर्जे का ब्याज, उसकी भी किस्त कभी टूटी नहीं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक और चर्चा करते हैं बार बार कि नेशनल ग्रोथ रेट में यूपी का योगदान कैसे बढ़ रहा है। नेशनल इकोनॉमी में यूपी का कंट्रीब्यूशन आगे, जब हम $1 ट्रिलियन जिसकी आप बातचीत कर रहे हैं, केंद्र में भारत की 5 ट्रिलियन तक की बातचीत हो रही है, 3 ट्रिलियन तक की बातचीत हो रही है, विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बातचीत हो रही है। इन दोनों को एक साथ करके देखें और तब यूपी का योगदान कितना बड़ा?
मैंने कहा ना, देखिए कानून और व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ होने के बाद जो सारी स्थितियां ठीक हो रही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश कानून और व्यवस्था के मामले में ही बदनाम था 17 से पहले। और आज जैसे ही योगी जी सरकार आई, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त हुआ और उसी का यह परिणाम है कि लोगों का आकर्षण उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ा और लगातार हर जिले में ओडीओपी जो हमारी स्कीम बहुत पॉपुलर है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हर जिले में कोई न कोई विशेषता है, हर जिले में कोई हुनर है, उस हुनर के माध्यम से लोग कोई न कोई अपना प्रोडक्ट निकालते हैं और उसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में है। जो भी हमारा एक्सपोर्ट है, हमारा एक्सपोर्ट 2017 तक लगभग 88,000 करोड़ का था, आज लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। जो हमारी खास तौर से जो सबसे ज्यादा पहचान बनती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बजट का कितना पैसा खर्च होता है, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए, जिससे नए रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, संपत्तियां तो सृजित होती हैं। तो ये अपने आप में ये दिशा है बजट की, खास तौर से कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं। और इसी से ही यही एक साइकिल हमें जो लगातार हमारी ये साइकिल चलती रहती कि जब हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, यही इकोनॉमिक साइकिल हमको स्ट्रेंथन करेगी। नहीं, लेकिन साइकिल चलाने वाले ये कहते हैं कि आप सड़क चमकाने, चेहरा चमकाने, बाकी चीजों पर फोकस ज्यादा करते हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, लाठियां बरस रही हैं, इस तरीके की बातें होती हैं। देखिए, जो लोग ये कहते हैं, कोई भी सरकार हो, सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। हमारी सरकार ने तो 6 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी, खाली 1,60,000 खाली पुलिस में नौकरियां दी। ये रिकॉर्डेड फैक्ट है, आप इंटरनेट के ऊपर देख सकते हैं, किसी भी उस पर देख सकते हैं। और रोजगार के अवसर हमने बढ़ाए, प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़े रोजगार के अवसर बढ़े। जो 2 लाख करोड़ रुपए जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे, कहीं बिल्डिंग बनेगी, रोजगार सृजित नहीं होंगे, कहीं कोई संपत्ति का सृजन होगा, क्या रोजगार नहीं बढ़ेंगे? ये मैं पूछता हूं, कहीं पर अगर कहीं धुआं दिखाई हो तो इसका मतलब आगे जरूर होती है, तभी धुआं दिखाई पड़ता। नहीं, वो कह रहे हैं कि ठीक है कुछ काम हुए लेकिन नौकरियां उतनी नहीं, भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हो रहे हैं, कई बार इस तरीके के मुद्दे, अगर शिक्षक आते हैं लखनऊ में टीचर, तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। जिनके अपने महल शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए उन्हें। उनके जमाने में क्या था, यूपी पीएससी का चेयरमैन जो था, किस प्रकार से हटाए गए थे। हमारे वहां अगर शिकायत हुई तो उसका परिणाम क्या हुआ, जैसे ही सिपाही की भर्ती में शिकायत आई, पूरी की पूरी परीक्षा कैंसिल कर दी, उसके ऊपर लीपापोती नहीं की। क्यों? कि हम सुशासन की बात करते हैं और जमीन तक सुशासन को उतारना चाहते हैं। आपने देखा नहीं, अभी तो हाल ही की घटना है, अभी 1 हफ्ता भी नहीं बीता इसको। अगर किसी उसके ऊपर यह बात आई कि पेपर लीक हो गया तो लोगों का भविष्य खतरे में डाले। 60,000 सिपाहियों की नौकरी होने जा रही थी, लेकिन जैसे ही यह बात आई वैसे कैंसिल कर दी परीक्षा, फिर से होगी। ठीक है, आपने वित्त व्यवस्था से जुड़े सवालों का जवाब दिया। आप कैसे पार्टियों को मैनेज किया जाए, कैसे अंतरात्मा की आवाज का रिसीवर आपके पास जो है वो बहुत शानदार तरीके से, जिसका अखिलेश यादव जिक्र कर रहे थे, जो मैंने सवाल पूछा, आने वाले चुनाव और जो आपने बातचीत की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, इन सब के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने सवालों का बहुत शानदार तरीके से जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया।